नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक बार फिर राजधानी दिल्ली में चिंता के हालात बन रहे हैं और अगर हालात नहीं सुधारे गए तो दंगे जैसा माहौल बन सकता है, जैसे हमने पिछले साल भी देखा था। इस तरह का माहौल बनता हुआ कि किस तरह से जो हेट स्पीचेस हैं, जो नफरत भरी जो वाड़ियां हैं, वो निकल रही हैं, लोग जमा हो रहे हैं। और कहीं नहीं बल्कि जो हमारी संसद है उससे सिर्फ कुछ ही कदमों की दूरी पर जंतर मंतर पर कुछ लोग कल रात जमा हुए और उनमें भाजपा के नेता अखिलेश उपाध्याय भी शामिल थे। उस तरह के नेता, उनके साथ बहुत सारे लोग जमा हुए और उनका कहना था वो ये था कि वो कानून जो हैं अंग्रेजों के जमाने के जो कॉलोनियल कानून हैं उनका विरोध कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। इस तरह की तमाम तरह की मांगों की बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से पूरी ये मीटिंग, ये पूरा जो घटनाक्रम है वो पेश आया, उसमें ये था कि एक खास समुदाय जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके खिलाफ हिंसक बातें कही गई। पाकिस्तान में रहना होगा, काटे जाएंगे, काटे जाएंगे, काटे जाएंगे। मारने काटने तक की बातें कही गई। वीडियो में आपने ये सुना ही पहले किस तरह की बातें हुई। मैं शायद अपने मुख से ये सब बातें नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन किस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम पेश आ रहा है जिसमें पुलिस सिर्फ इतना कहकर अपना दामन बचाने की कोशिश कर रही है कि हमने अनआइडेंटिफाइड, यानी जिन लोगों की पहचान नहीं की जा सकती, उन लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी तरह का इंसिडेंट हुआ द्वारका में, जहां वहां बन रहे हज हाउस को लेकर, जो प्रस्तावित हज हाउस है उसके विरोध में इस तरह की बातें की गई। वहां पे लोग जमा हुए। द वायर ने आपको उस पर रिपोर्ट दिखाई और अब इसी तरह का घटनाक्रम पेश आ रहा है यहाँ जंतर मंतर पर। दोनों ही मामलों में पुलिस ने कहा है कि उन्होंने अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसमें कितना काम है पुलिस का, कितना काम है सरकार का, कितना काम है समाज का। इस तरह से कुछ लोगों का समूह बना के इकट्ठा होना और देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ इस तरह की हिंसक बातें करना, ये क्या दर्शाता है, हमें किस तरफ ले जाता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज खास मेहमानों का एक पैनल है मेरे साथ। इस पैनल में एक्सपर्ट तो हैं हमारे साथ, लेकिन वो 3 पत्रकार मौजूद हैं जो हेट वायलेंस हो रहा है, जो हेट स्पीचेस हैं, उनको पिछले कुछ दिनों में वो कवर कर रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आप याद रखिए, जब हमारे वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तो हमसे ये भी पूछा जाएगा कि जब ये नाइंसाफियां हो रही थी, जब ये अन्याय हो रहा था, जब हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही थी, तो आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे। हमारे सामने ये 3 पत्रकार मौजूद हैं। हमारे सामने याकूत अली हैं, द वायर के, अलीशान जाफरी हैं जो कि हेट क्राइम डॉक्यूमेंट करते हैं। वायर के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी दिल्ली दंगों को लेकर। और साथ ही मेरे साथ अनमोल प्रीतम भी मौजूद हैं। अनमोल के साथ कल एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वो ये कि जब वो इसको कवर कर रहे थे जंतर मंतर का ये कार्यक्रम, तब उनको उनके साथ एक तरह से रस्सा कशी, मैं कहूँ कि लगभग मारपीट करने की कोशिश की गई और उनसे कहा गया कि जय श्री राम के नारे लगाइए। ये जो बैठे हैं अनमोल यहाँ पर, ठीक से आप इनको देखिए, ये वो व्यक्ति हैं जो बहुत आसानी से अपनी जान छुड़ा के वहां से जा सकते थे, वो जय श्री राम का नारा लगा सकते थे, लेकिन वो वहां पर अड़े रहे, वो डिगे नहीं और उन्होंने कहा कि मैं नारा अपनी मर्जी से लगाऊंगा, आपकी जबरदस्ती से नहीं लगाऊंगा। ये व्यक्ति यंग रिपोर्टर, नेशनल दस्तक का रिपोर्टर, जो उस वक्त मैंने जैसे कहा किसी भी इंसान के लिए बहुत आसान है नारा लगा के निकल जाना। क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि याकूत के साथ भी द्वारका में यही इंसिडेंट हुआ कि उनसे कहा गया नारा लगाइए और मेरे ख्याल से याकूत ने वो नारा लगाया भी। मैं पूछना चाहूंगी याकूत से, बाद में सवाल भी मैं करूंगी। तो ये अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। कोई जान बचाने के लिए नारा लगा सकता है, लेकिन अनमोल जैसे लोग नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो आपकी धार्मिक पहचान है, शायद वो भी आपको एक तरह की इम्यूनिटी दे सकता है और दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल सकती है। तो ये तमाम जो लंबी चौड़ी बात मैं कह रही हूँ वो आपसे ये कि आज जो एक चिंता की घड़ी है जिस पर ये लाइव कार्यक्रम आप देख रहे हैं द वायर पर, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि देश की राजधानी में 2021 में इस तरह की हेट स्पीचेस को अलाउ किया जाता है। हेट स्पीचेस के अलाउ करने के अलावा पुलिस और प्रशासन और सरकार के जरिए जो पत्रकार हैं उनका जो जीवन है, उनके काम करने में जो बाधाएं आ रही हैं, उस सबको देखते हुए तो ये मामला सीधे तौर पर कम्युनलिज्म का है, हेट स्पीच का है, हेट वायलेंस का है
और फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी है कि क्या एक खुले वातावरण में निडर होकर पत्रकार अब अपना काम कर सकेंगे या नहीं। इन सभी पे मैं चर्चा करूंगी। सबसे पहले अनमोल, मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ। कल दोपहर के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन आई। सबसे पहले तो शुक्रिया मैम इस पूरे बहस में इनवाइट करने के लिए। और कल मुझे दोपहर में इन्फॉर्मेशन आई कि जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि प्रो राइट विंग है, जिसमें हिंदू सेना के कुछ लोग शामिल हैं और फॉर्मर स्पोक पर्सन है बीजेपी के अश्विनी उपाध्याय। वो सब लोग मिलकर कुछ मांग कर रहे हैं और जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जनसंख्या नियंत्रण कानून है। और मैं स्टेशन पे था तो मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि तुम जल्दी जाओ और तुम पहले विजुअल कलेक्ट कर लो, मैं पहुंच रहा हूँ 5 मिनट में। तो मेरे कैमरामैन गए, उन्होंने विजुअल कलेक्ट किया और जब मैं पहुंचा वहां पे तो नारेबाजी हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने विजुअल देखे कि क्या स्थिति है, मैंने कैमरामैन से देखा तो मैंने उसमें देखा विजुअल में तो वहां पे नारे लग रहे थे कि एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके कि फला काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह से नारे लग रहे थे। तो देन मैंने सोचा कि आखिर ये कैसे हो रहा है। जंतर मंतर जो है कि देश का सबसे डेमोक्रेटिक स्पेस हम उसको बोल सकते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सब लोग अपनी बात रखते हैं, बहुत सारे लोग एग्रेसिव तरीके से भी रखते हैं, लेकिन इस तरह से कोई बात नहीं रखता कि किसी खास कम्युनिटी को इस तरह से वो टारगेट करे। और फिर मैंने वहाँ लोगों से बातचीत करना शुरू किया, मैंने कैमरा ऑन करवाया और मैंने कहा कि लोगों से बातचीत करते हैं। तो उसमें यूथ थे, वो काफी यंग 20-22 साल के लोग थे, 50-55 साल के भी लोग थे, हर उम्र के लोग थे। और तो फिर मैंने बातचीत शुरू की और पूरा मैं मुद्दा जानना चाहा तो मुझे पता चला कि ये सारे लोग कॉमन सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून के अलावा ये लोग मांग कर रहे हैं कि आईपीसी की 200 धाराएं बदली जाएं, क्योंकि वो सनातन संस्कृति के हिसाब से नहीं है, वो सनातन जो एक संस्कृति है उसके खिलाफ है, इसलिए उन 200 धाराओं को बदला जाए। तो इस बारे में हम बातचीत कर ही रहे थे कि तभी वो लोग पूरी भीड़ इतनी एग्रेसिव थी कि वहां से फिर किसानों का प्रश्न उठा, तो फिर उसके बाद रोहिंग्या पे वो लोग बात करने लगे। तो मैंने बस इतना पूछ लिया कि 7 साल से राइट विंग गवर्नमेंट है इस देश में, अगर रोहिंग्या प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशन के लिए क्या कर रही है। देन वो भड़क गए। तभी भीड़ में से 1-2 लोग आए और उन्होंने कहा कि ये तो जिहादी चैनल और ये लोग नहीं दिखाएंगे, इनसे बात मत करो, इन लोगों को वंदे मातरम से प्रॉब्लम होती है, इन लोगों को जय श्री राम से प्रॉब्लम होती है, जय से प्रॉब्लम होती है, ये लोग हिंदुओं को नहीं दिखाते, ये लोग मोदी योगी को नहीं दिखाते, ये लोग मुसलमानों को दिखाते हैं। इस तरह की बातें होने लगी और भीड़ काफी एग्रेसिव होने लगी। देन मैंने किसी तरह से, चूंकि थोड़ा मेरा क्राउड वर्क का एक्सपीरियंस है, तो मैं थोड़ा सा मैनेज करने में कामयाब रहा और मैं उन लोगों को समझाने में कामयाब रहा कि मैं यहाँ बातचीत ही करने आया हूँ और आप लोग बातचीत करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेरा काम बातचीत ही करना और यही मैं करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं करता। और किसी नारे के लगाने से उससे क्या होगा, मेरा रिपोर्ट थोड़ी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक सडन मोमेंट आता है जब लोग होते हैं, तो मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ ये कि इस वक्त देश में प्रधानमंत्री खुद अनाज का वितरण कर रहे हैं और इस तरह के इवेंट करवा रहे हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि देश में बहुत ज्यादा गरीबी है और लोगों को अनाज तक का एक्सेस नहीं है, सरकार को देना पड़ रहा है। ऐसे में आप लोग गरीबी पे ना बात करके, रोजगार की ना बात करके, ये सारे मुद्दों पे बात क्यों कर रहे हैं जो खाए अघाए पेट का मुद्दा है। ये तो पहले भूख मिट जाए, उसके बाद चर्चा कर लेंगे क्या सही है क्या गलत, फिर लागू करवा लीजिएगा, लेकिन पहली प्राथमिकता तो रोजगार और रोटी होनी चाहिए। ये सवाल मेरा कंप्लीट हुआ नहीं था, तभी वहां भीड़ से 50-55 साल की उम्र के एक अंकल आए और चिल्लाने लगे कि 70 साल पहले गरीबी नहीं थी क्या, तुम सारे जिहादी लोग हो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। उसके बाद पूरी भीड़ ट्रिगर, पूरी भीड़ एक तरीके से ये मुझसे कहने लगी जय श्री राम बोलो, पहले इससे जय श्री राम बुलवाओ, पहले इससे जय श्री राम बुलवाओ, पहले इससे भारत माता की जय बुलवाओ। देन वो पूरा, कभी कोई पीछे से खींच ले रहा है माइक में, कोई खुद ही बोल दे रहा है, कोई आगे से खींच रहा है, कोई यहाँ हाथ लगा दे रहा है, तमाम तरीके से कोशिशें हो रही थी, पूरा हैकल किया गया और बड़ा ही वो ऐसा लग रहा था कि ये लोग। प्रीतम, आप बोल देते जय श्री राम, क्यों नहीं बोला आपने जय श्री राम? मैम एक मोमेंट आया था, एक मोमेंट ऐसा आया था, एक लंबा चौड़ा सा आदमी, मेरे हाइट के दोगुने का आदमी, वो आया मेरे पास
उसने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा, उसने कहा तुम्हारे मुंह में दही जमी है क्या, तुम बोल क्यों नहीं सकते। तो वो एक मोमेंट था जब मुझे एक सेंस ऑफ फियर एक हुआ, मतलब तब मुझे लगा कि अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, लग रहा है मेरे ऊपर हमला हो जाएगा। तो वो एक डिसाइडिंग मोमेंट था मेरे लिए कि मुझे यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या फिर मुझे अपनी बात पे अड़े रहना चाहिए। तो मैंने सोचा ये बात कि अगर मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ तो शायद मैं बच जाऊं और ये लोग भी खुश हो जाएंगे, और अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ तो उसके क्या परिणाम होंगे और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये लोग मार देंगे, पीट देंगे, 10-12 दिन हॉस्पिटल में रहूंगा, या बहुत ज्यादा मार देंगे तो 5-6 महीने हॉस्पिटल में रहूंगा। तो ये जो शरीर का घाव मेरे ऊपर आएगा मार पीट से, ये तो रिकवर तो हो ही जाएगा ना, कुछ ना दिन में, साल भर में, 2 साल में रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया मैम इस मोमेंट पे, तो ये जो घाव मेरे उसूलों पे पड़ेगा, मेरी आत्मा पे जो चोट पड़ेगी, वो शायद मैं पूरी लाइफ ना उससे रिकवर कर पाऊँ, और मैं हर रात सोने से पहले वो चीज मुझे बेचैन करे और मैं चैन से सो भी ना पाऊँ। तो तब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपने शरीर पे घाव खा लूंगा लेकिन मैं अपने उसूलों पे चोट नहीं आने दूंगा। और देन आई डिसाइडेड कि मैं नहीं बोलूंगा, और ऐसे आप लोग घेर के बोलोगे तब तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और चूंकि मेरा पर्सनल भी मत है मैम कि मैं नहीं मानता कि, और हाँ, कोई भी अगर थोड़ा सा इतिहास वो पढ़ा है और जानता है तो वो जानता है कि जय श्री राम के नारे की उत्पत्ति कैसे हुई, उसे बिल्कुल। कैसे अब मैन्युफैक्चर किया आपकी गया। बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आप ही कह रहे हैं कि शरीर के घाव तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन आत्मा के घाव लेकर मैं सो नहीं पाऊंगा। आप जैसे युवा ही हैं जो आज इस संकट के दौर में खड़े हुए हैं देश को बचाने के लिए, उसके संविधान, उसके लोकतंत्र को बचाने के लिए। वाकई इस स्क्रीन पे देखिए, जिसे कहा जाता है कि 4 दीवाने दुनिया बदल देते हैं, ये 4 दीवाने लगता है कि इसी स्क्रीन पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं आपसे वापस आऊंगी, बातचीत करूंगी। यहाँ हमारे साथ पूर्व डीजीपी डॉक्टर एनसी अस्थाना भी जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे पुलिस के रोल को लेकर, उनकी तजुर्बेकार निगाहें जो समाज को, सियासत को, पुलिस प्रशासन सबको देखती हैं, वो आज इस भारत को कैसे देख रही हैं, क्या इसको बचाया जा सकता है, क्या इसको इस संकट से निकाला जा सकता है। अलीशान जाफरी, मुझे कई बार बहुत फिक्र होती है आप जैसे लोगों की कि जो आप बिल्कुल सड़क पर जाकर वहां उस उन्मादी भीड़ को आप दर्ज कर रहे हैं, आप लोग इतिहास लिख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां ये देखेंगी कि इस तरह के लोग भी थे जो सब कुछ जोखिम में डालकर, अपनी जान तक जोखिम में डाल के ये सब डॉक्यूमेंट कर रहे थे। अश्विनी उपाध्याय ने ट्वीट किया, और बल्कि वो जहां जहां लोग उनका नाम लिख रहे हैं वहां वहां जाके कह रहे हैं कि मैं इन लोगों को नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम ये कौन लोग हैं। क्या इस बात पे यकीन किया जा सकता है कि अश्विनी उपाध्याय ने, हो सकता है कि एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया हो, उन्होंने कहा हो कि ये कानून वापस लीजिए या हमें कॉलोनियल गुलामी कानून नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है इस हिंसा से उनका लेना देना ना हो? आरफा, अश्विनी उपाध्याय सरासर झूठ बोल रहे हैं कि वो नहीं जानते हैं कि ये लोग कौन थे। आप देखिए, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है जिसमें वो व्यक्ति जिसने जेएनयू पे हमला करने की जिम्मेदारी ली थी, जिसने कई बार पहले भी हेट स्पीच दी है, जिसका नाम पिंकी चौधरी बताया जाता है, जिसने 1-2 बार वीडियो में मेरा भी अपनी वीडियोस में नाम लिया और वायलेंट थ्रेट्स दिए हैं। तो आप देखिए, उस तरीके के लोगों के साथ और उस इकोसिस्टम के लोगों के साथ अश्विनी उपाध्याय पिछले 2-3 हफ्तों में 4-5 बार लाइव आ चुके हैं फेसबुक पर। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अगर आप, जो लोग कल जंतर मंतर पर हिंसा की बात कर रहे थे, अगर आप 1-2 हफ्ते पहले उन लोगों के साथ लाइव आ रहे थे, तो आप ये बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इनके मन में क्या बात है, लेकिन आप उस लाइव को पूरा सुन सकते हैं कि उनके मन में क्या बात है। तो इससे अश्विनी उपाध्याय डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं कि वो नहीं जानते थे कि हजारों लोगों की एक ऐसी भीड़ को वहां बुलाना। और अभी इन्होंने रोहिंग्या की बात की कि रोहिंग्या मुसलमानों की बात हो रही थी, तो अश्विनी उपाध्याय वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये क्लेम सबसे पहले हिंदुस्तान में चलाया और इसके लिए कोर्ट तक में, सुप्रीम कोर्ट तक गए कि हिंदुस्तान में दरअसल करोड़ों रोहिंग्या रह रहे हैं। आप बर्मा की पॉपुलेशन 5.5 करोड़ है, और ये झूठ फैलाना कि करोड़ों रोहिंग्या हिंदुस्तान में आ गए हैं और बस गए, ये सरासर झूठ है। और आज की तारीख में इस झूठ को यूज करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव चला रहे हैं कि मुसलमानों की वजह से दरअसल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, महंगाई जिहाद हो रहा है, और इकोनॉमिक बॉयकॉट की एक कैंपेन चल रही है। आपने 2 द्वारका के इंसिडेंट का जिक्र किया और उससे पहले आपने एक और इंसिडेंट का जिक्र किया, जंतर मंतर के इंसिडेंट का। लेकिन पिछले 1 साल में दिल्ली में
इस तरीके की छोटी बड़ी सभाएं बार बार होती रही हैं। और अगर आप देखिए उत्तम नगर में रोहिंग्या स्केयर क्रिएट करके ही वायलेंस किया गया, मुसलमानों को इविक्ट किया गया, और वहां से ये नेशनल कैपिटल में हिंदुस्तान में हुआ है। लोग कह रहे हैं कि हम तलवारें बांटेंगे ताकि आप इनको काट डालिए, और ये फेसबुक पर वीडियोस अभी भी मौजूद हैं। और वहां से ना सिर्फ ये वायलेंट थ्रेट था, मुसलमानों को वहां पे बॉयकॉट किया गया, वहां पे पोस्टर्स लगाए गए कि हम मुसलमानों से सामान नहीं खरीदेंगे, और मुसलमानों को वहां से विस्थापित कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और एक मुसलमान व्यक्ति जिसका नाम मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसकी एफआईआर में ये बात बिल्कुल साफ लिखी हुई है कि उसको जिस भीड़ ने मारा था वो भीड़ जय श्री राम बोलती हुई आई थी, और इतनी वायलेंटली उसको मारा गया था कि ऑलमोस्ट वो मर जाता अगर वहां के हिंदू सब्जी वाले इंटरवीन नहीं करते उसको बचाने के लिए, और उनके खिलाफ भी फिर वायलेंस हुआ था। तो ये बॉयकॉट का पिछले 1 साल से, खासतौर पे दिल्ली के दंगों के बाद से, जो लोग दिल्ली के दंगों के, जिनको हम बोलते हैं रियल कॉन्स्पिरेटर्स हैं, असली गुनहगार हैं, जिनके ऊपर ना ही पुलिस की ना ही केंद्र सरकार की एजेंसियों की नजर जाती है, वो लगातार नए टारगेट्स ढूंढते हैं और रोज वायलेंट एक्ट्स में एंगेज कर रहे हैं। उनकी बातें ही एक तरीके का वायलेंस है। उनको फिजिकल वायलेंस, अगर वो फिजिकल वायलेंस भी करते हैं, अगर फिजिकल वायलेंस ना करें तो उनकी बातें ही एक तरीके का वायलेंस है, ये नारे ही वायलेंस हैं, ये बॉयकॉट की कॉल्स ही एक तरीके का वायलेंस है। जी, इससे पहले कि मैं अस्थाना जी आपकी तरफ आऊं, मैं को इस बारे में काफी अच्छे से पता था। अस्थाना जी मैं आपकी तरफ आऊं, याकूत से मैं जरूर जानना चाहती हूँ। याकूत ने बहुत कुछ तो अपनी रिपोर्ट में कहा, जो आपने द वायर पर उनकी रिपोर्ट देखी द्वारका से। आप ये सोचिए कि मैं कहीं जिक्र नहीं कर रही हूँ दूर दराज के इलाकों का जहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती है। हम देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं। द्वारका आप कह देंगे कि दूर दराज का इलाका है। ये अब जंतर मंतर तक हमारे घर, ये हिंसक जो वक्तव्य हैं, जो हिंसक वाणी है, हमारे घरों तक पहुंच चुकी है। ये भी मैं जानना चाहूंगी अस्थाना जी से कि क्या इसका सिर्फ ये स्पीच तक रहता है या इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होते हुए देखते हैं। लेकिन इससे पहले याकूत आप जरूर मुझे ये बताइए कि जब आप वहां पहुंचे थे, द्वारका का इंसिडेंट आपने कवर किया, बहुत कुछ तो आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है, लेकिन आप ये भी बता रहे थे कि आप तक को फोर्स किया गया नारे लगाने के लिए, और आपने अपनी मजहबी पहचान की वजह से, रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से आपने वहां पर एक तरह से खौफजदा या इंटिमिडेटेड महसूस किया। देखिए, मैं अनमोल की तरह इतना लकी नहीं था कि मेरे साथ उस वक्त कैमरा पर्सन मौजूद थे, क्योंकि वो इवेंट सुबह सुबह 10 बजे हुआ था वहां पे, और जिसके लिए मुझे, जहां मैं रहता हूँ वहां से मुझे 8 बजे निकलना पड़ा था। तो जब मैं वहां पहुंचता हूँ तो कम से कम 1000 लोगों की भीड़ मुझे दिखती है, और सभी इस तरीके के नारे लगाते हुए आते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। और पुलिस जो है वहां पे कम से कम नहीं, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 25 से 30 पुलिस वाले मौजूद थे 1000 लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो वहां देखते ही मैं ये चीज समझ गया था कि पुलिस तो कुछ करने नहीं वाली है अगर कोई बात होती है तो। और पुलिस ने जो अपनी बयान में मेंशन किया है कि अज्ञात लोग, तो उनमें से एक ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है अनंत सिंह। तो ये दिल्ली पुलिस की मैं मदद करना चाहूंगा, अगर उन्हें फुटेज भी चाहिए तो वायर के पास मौजूद है, जिसमें ये साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं, मेरा नाम अनंत सिंह है और मैं कौन से गांव से रहने वाला हूँ। और वहां पर जो भी माइक लगे हुए थे, स्पीकर लगे हुए थे, जो भी इंसान बोल रहा था, सब अपना नाम और अपना गांव सब कुछ बता रहे थे। वहां पर दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद थे, और उसके बावजूद भी ये मेंशन किया गया कि अज्ञात लोग, और पुलिस को किसी का नाम नहीं पता है। याकूत, लेकिन आपको भी उन्होंने कहा कि आप नारेबाजी कीजिए, हाँ, धार्मिक नारे लगाइए। हाँ, बिल्कुल कहा था। अब देखिए मैं क्या करता, मैंने देखा 1000 लोग हैं और पुलिस आराम से उनसे हंसी मजाक कर रही है, बातें कर रही है, तो यानी कि जाहिर सी बात है कुछ भी हो सकता है। मुझे अपना कैमरे की फिक्र थी, मुझे अपने फुटेज की फिक्र थी, स्टोरी आके पब्लिश हो सके। मैंने कहा, बोल दिया मैंने कि ठीक है, जय श्री राम, इसमें क्या दिक्कत है। तो उनको भरोसा हुआ कि फिर वो उन्होंने बात करी कैमरा पे, नहीं तो वो बोल रहे थे कि हम बात ही नहीं करेंगे। और आपसे आपका नाम प्रूफ करिए। आपसे नाम भी पूछा, संस्थान के बारे में। हाँ, नाम पूछा, उसके बाद मुझे बताना पड़ा नाम से क्या करना है, आप बात करिए। और फिर वो नंबर मांगने लगे, नंबर दीजिए। मैंने बोला नंबर देना अलाउ नहीं करते हैं, तो उसके बावजूद भी नंबर मैंने दिया। और अभी भी मेरे पास उनके SMS आ रहे हैं, सर वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए। अगर पुलिस को उनके नंबर चाहिए तो नंबर भी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है,
अस्थाना साहब, आपने सुना इन तीनों युवा पत्रकारों को, और आपने ये भी देखा किस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। आप वायर पर कई बार इस बारे में लिख भी चुके हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप शायद ज्यादा खौफजदा हो रहे हैं, या इसे अंग्रेजी में कहें तो ज्यादा पैरानॉइड हो रहे हैं ये पुलिस ऑफिसर, क्योंकि ये आपकी शायद आप एक तरह से चीजों को देख रहे हैं। लेकिन जब आप ये तीनों पत्रकारों को सुनते हैं और पुलिस का बयान भी सुनते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि हमने तो देखिए मुकदमा तब भी दर्ज कर दिया, अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा अब भी दर्ज कर दिया। पुलिस का ये भी कहना है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कि कल जो गैदरिंग हुई है हमने उसकी परमिशन भी नहीं दी। इससे ज्यादा पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस जो तर्क दे रही है वो कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। सीधी सी बात यह है कि दो सेक्शन जनरली काम में लाए जाते हैं, 295A और 153A। 153A में किसी व्यक्ति विशेष को धर्म के आधार पर अपमानित करना होता है। 295A में समुदाय भर को अपमानित करना होता है। ये दो मुख्य नारे यहाँ पे लगे, वो सीधे सीधे 295A का केस बनता है। ये कॉग्निजेबल भी है, नॉन बेलेबल भी है। इसके लिए पुलिस को एक्ट करने के लिए दरअसल किसी FIR की भी जरूरत नहीं थी। जैसा कि मैंने सुबह इस बारे में आपसे कहा था कि आइडियल सिचुएशन तो वो होती कि जिस वक्त ये नारे लग रहे थे 4 PCR वैन सायरन बजाते हुए वहां पे आती और वहीं के वहीं ट्रक में बंद करके इनको ले जाते। ऐसा नहीं हुआ। और ये कहना हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कर लिया है, ये सब बच्चों ऐसी बातें हैं, क्योंकि ये कानून सबको मालूम है। ये 1982 का फैसला है किशन चंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का कि FIR में अभियुक्त का नाम देना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। कुछ लोग नारा लगा रहे थे, आपको पता चला ना, आपको बीट कांस्टेबल भी जो खड़ा है उसने भी मोबाइल फोन पे अगर बता दिया कि देखिए इस तरह के नारे लग रहे हैं, तो एक्शन लेने के लिए उतना ही पर्याप्त था। और ये नारे अपने आप में, इस प्रोग्राम पे हम उन नारों का विश्लेषण करें या ना करें, लेकिन क्योंकि बाद में ये बहस होगी उसमें कि मुल्ले शब्द का उच्चारण हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि आवाज बहुत क्लियर तो नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे सुल्ले है, व्हाटएवर इट इज। लेकिन जिस कंटेक्स्ट में बात हो रही है उस पूरे कंटेक्स्ट में देखने पे स्पष्ट है कि ये सांप्रदायिक बात ही हो रही है। और उसमें क्या कहा जा रहा है, पहले जैसा इन दोनों लड़कों के साथ, याकूत और अनमोल प्रीतम के साथ हुआ कि जय श्री राम का नारा लगाना होगा। भाई क्यों लगाऊं? उनकी जानकारी के लिए, मैं काशी में पैदा हुआ हिंदू हूं, मैंने हिंदू रिलीजियस फिलॉसफी पे 2 भारी भारी किताबें भी लिखी हैं, और मैं कह रहा हूं मैं नहीं लगाऊंगा नारा। जबरदस्ती है क्या? बाप का राज है? ऐसे होता है? इनफैक्ट हमारे यहाँ काशी में तो लोग हर हर महादेव बोलते हैं या गालियां देते हैं। हम लोग जय श्री राम का नारा तो जय राम जी की बोला जाता रहा है वहां पर। जय श्री राम तो सबको मालूम है कि मंदिर आंदोलन के समय से ही ये नारा शुरू हुआ। मैं नहीं लगाता है नारा, क्या कर लेंगे। दोनों के भाग्य अच्छे थे बच्चों के कि इनके साथ कोई फिजिकल हार्म नहीं हुआ। लेकिन अलीशान के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग को हर घटना को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। मतलब द्वारका की घटना में आपको मालूम है कि उसमें तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने, प्रतिष्ठित लोगों ने चिट्ठी लिखी थी। उसको प्रशासन को मेरिट पर कंटेस्ट करना चाहिए था कि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को इस तरह का विरोध करने का अधिकार कहां से आ गया। ऐसे तो सरकार के हर निर्णय के ऊपर 138 करोड़ आदमी जो है कुछ न कुछ ऐतराज कर सकते हैं। और यहाँ जो इनके दूसरे नारे की बात, द्वारका का जो इंसिडेंट था जी, द्वारका का जो इंसिडेंट था और ये जो इंसिडेंट हुआ है जंतर मंतर पर, और इससे पहले जो मैंने उत्तम नगर के इंसिडेंट का जिक्र किया, तीनों में जिन लोगों ने मोबिलाइज किया था भीड़ को वो सेम थे। तो नहीं, आप फेसबुक पोस्ट उनकी हैं, उनके टेलीग्राम मैसेजेस हैं, वो तीनों में सेम ही लोग थे। ये बात सबको मालूम है कि इनके पीछे कौन है। लेकिन आपने जैसे उनका नाम लेके बोला, अश्विनी उपाध्याय जी, इन लोगों को जानते हैं या नहीं जानते हैं। कानून का जहां तक प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है कि अश्विनी उपाध्याय जी उनको आइडेंटिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, वो इमटेरियल है। हम लोग को मुद्दे पर रहना चाहिए कि वो जो बात कर रहे हैं कि जब ये काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, इसका क्या मतलब है इसका। क्योंकि वो ये तो कह नहीं रहे हैं कि किसी डिवाइन रेट्रीब्यूशन से, मतलब कोई दैवीय प्रकोप से ये लोग काट दिए जाएंगे। काटेगा तो मनुष्य ही ना, क्यों काटेगा? इसका मतलब है कि, और राम राम चिल्लाएंगे, इसका मतलब है कि ये एक तरह से उनको ये धमकी दी जा रही है कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे या हमारी शरण में नहीं आ जाएंगे या अपने प्राणों की हमसे भिक्षा नहीं मांगेंगे तो आपको काट डाला जाएगा। तो 295A को अप्लाई करने का इससे और उत्तम कारण क्या हो सकता है। और जहां ऐसे आप लोगों ने बोला कि
पिछले दंगे के बाद से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ऑब्वियसली उससे ये पूरा प्रकाश पड़ता है इस पर कि एक नई वायलेंस की तैयारी हो रही है। अब इसके ऊपर जो लीगल प्रिंसिपल है वो एकदम साफ है। इनफैक्ट एक लैटिन में सेइंग है कि सैलस रिपब्लिकी सुप्रीमा लेक्स, इसका मतलब यह है सेफ्टी ऑफ द रिपब्लिक इज द सुप्रीम लॉ। अब जब पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने की संभावना है, जिस तरह की हरकतें आप लोग कर रहे हैं उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने की संभावना है, तो उनके ऊपर पुलिस को सियो मोटो एक्शन लेना चाहिए। इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमने तसल्ली से एफआईआर कर लिया है, फिर उसके ऊपर प्यार से इन्वेस्टिगेशन होगा, 10 दिन बाद फिर उनको हम खोजेंगे, मिल गए तो ठीक है, नहीं मिल गए तो अलग बात है। जनता में शासन के प्रति आस्था तब आती जबकि उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाता। मतलब वहीं पे, जैसे कि आप लोग को याद होगा, एक सज्जन शिकागो पुलिस में होते थे, प्रोफेसर ऑरलैंडो विल्सन। प्रोफेसर ऑरलैंडो विल्सन ने अमेरिकन पुलिस के लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने ही ये परंपरा स्थापित की जो आज भी आप हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि कहीं कुछ घटना हो रही है, उसी दौरान ही पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए स्क्रीचिंग हाल्ट पर वहां पहुंच जाती हैं एक्शन लेने के लिए। ये 1939 में प्रोफेसर ऑरलैंडो विल्सन ने ये सारी व्यवस्था स्थापित की थी। हम लोग 1939 से 2021 आगे आप तक ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जबकि आपके पास सैकड़ों पीसीआर वैन है। मतलब देश में किसी भी राज्य की पुलिस से ज्यादा पीसीआर वैन आपके पास है। हर 50-60 गज के ऊपर एक पीसीआर वैन दिख जाती है। केवल नीयत होनी चाहिए। और जैसे आपने बोला याकूत में कि वहां 25-30 पुलिस वाले ही खड़े थे, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 25-30 पुलिस वाले उनसे हंस बोल रहे थे। अन्यथा 1000 आदमी के लिए भी 25-30 पुलिस वाले बहुत होते हैं। जी हाँ, मैं वापस लौटना चाहती हूँ, मैं वापस अनमोल की तरफ वापस लौटना चाहती हूँ। उसके अलावा कुछ सवाल अलग अलग लोगों से पूछना चाहती हूँ। दर्शक भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अनमोल, मुझे ये बताइए कि जब इस तरह के जो ये घटना है, जो ये इवेंट्स हैं, जब आप कवर करने जाते हैं, मुझे इस बात का विश्वास है कि कोई पहला इवेंट नहीं है जो आपने कवर किया। आपने कहा कि आपको भीड़ की इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो कवर करने का तजुर्बा है और भीड़ को देखने का भी तजुर्बा है। मुझे ये बताइए कि एक युवा व्यक्ति होने के नाते आप इन्हें किस तरह से देखते हैं? मतलब इनका मकसद क्या होता है? ये किन लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं? क्या इनका मकसद सिर्फ इतना है कि देखिए अब हमारे लोग सत्ता में हैं और इसलिए हम इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या बोलेंगे, या अपने एक तरह से एक अहंकार आपको नजर आता है इनमें, या एक असुरक्षा की भावना नजर आती है? मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ताकत या ताकत का अभाव, या ये सोचते हैं कि हमारे जैसी सरकार या हमारे नारे लगाने वाली सरकार के होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? इसकी एक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी क्या है? जी मैम, मैं पूरा यही साइकोलॉजी समझने की ही कोशिश कर रहा था और देश के बाकी लोगों को भी मैं चाहता था कि मैं इस पूरी रिपोर्ट के जरिए दिखाऊं कि ये लोग सोचते क्या है, इनकी पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग है कंसेंट की वो कैसे हुई है, किस तरह से ये लोग पूरी चीज को सोचते हैं, थॉट प्रोसेस क्या है, यही पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तो उस बीच ये चीज मुझे समझ में आया कि ये सारे लोग, जितने लोग थे, इनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो यूथ थे। बहुत सारे तो 12th के बच्चे थे और बहुत सारे इसमें, हाँ 12th के बच्चे जो मैंने इंटरव्यू लिया उसमें है एक बच्चा जो सबसे फ्रंट पे था, सबसे ज्यादा नारा लगा रहा था। उससे मैंने पूछा मुद्दा क्या है, तो उसने कहा कि मुझे बोलना अलाउड नहीं है। मैंने कहा क्यों, पता नहीं है तुमको? तो कह रहा है कि नहीं पता है। मैंने कहा फिर बताओ। तो कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और फिर उसने एक दूसरे बंदे को आगे कर लिया, ये भैया बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। मतलब उसको पता भी नहीं, उसको बस इतना पता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें मुसलमानों के खिलाफ बोलना है, इसमें मुल्ले काटे जाएंगे जैसे नारे लगाने हैं। एंड वो लोग एंजॉय कर रहे थे इसको, इस पूरी चीज को अगर आप देखेंगे और कॉन्फिडेंस देखेंगे, और वो लोग पूरा एंजॉय कर रहे थे। मतलब कोई कैसे एंजॉय कर सकता है इस तरह की चीज को? और मुझे लगता है, अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन पे मैं बात करूं, तो ये पूरा जो व्हाट्सएप से और जिस तरह से टीवी मीडिया ने इन सब चीजों को एक तरह से लेजिटिमाइज किया है, इन सब चीजों को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की है, नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है इन सब चीजों को, उसका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए ये लोग इतने कॉन्फिडेंस से और इतनी हिम्मत से 12th के स्टूडेंट को क्या पढ़ी इन सब चीजों से। लेकिन अनमोल, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए चुनाव है उत्तर प्रदेश में और अच्छा है ध्रुवीकरण हो जाए, यानी कि ये सिर्फ चुनाव के लिए बात है। ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी
सोसाइटी का इंडोक्ट्रिनेशन हो गया है या उसका जो है ब्रेन वॉश कर दिया गया है। क्योंकि एक तरफ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो एक ये आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि देखिए ये एक सोसाइटी के एक बड़े सेक्शन का, बहुसंख्यक समुदाय के एक बड़े सेक्शन का इंडोक्ट्रिनेशन हो गया है, उनके दिमाग को एक तरह से उनकी जहन साजी कर दी गई है और इसलिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी तरफ ये है कि नहीं, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है और चुनाव से ठीक पहले समाज का ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। मुझे लगता है कि ये दूसरा वाला फिर भी कम खतरनाक है, क्योंकि ये एक तरफ इंगित करता है कि उद्देश्य की तरफ कि चलिए हम ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं और आम भारतीय इस तरह से नहीं सोचता है या उसका ये मैंने उनसे बात की, आपकी इस बात का मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है। मैंने उन सारे लोगों से जब बात की तो एक चीज बहुत समझने लायक है कि ये लोग हैं कौन। क्या ये किसी पार्टी से एफिलिएटेड हैं? क्या ये संघ के मेंबर हैं? क्या ये बीजेपी के मेंबर हैं? कैसे लोग हैं? तो मैंने जब कोशिश की तो मुझे पता चला ये किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, कोई ऑफिशियल पद होल्ड नहीं करते ये लोग, कुछ भी ऐसा होल्ड नहीं करते। ये सारे लोग जो हैं, कोई रिटायर्ड है, कोई आर्मी का जवान भी इसमें एक था जो रिटायर्ड था और वो भी था उसमें, उसकी भी वाइट है, और 12th के बच्चे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो कॉमन हैं, जिनको ये बताया गया था कि देश में ऐसे कानून हैं जो सनातन संस्कृति के लिए खतरा है, इसलिए विरोध करना है। दूसरा, इनको ये बताया गया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी। ये सारे लोग क्या बोल रहे थे? ये सारे लोग तो यही बोल रहे थे कि मुसलमान 10-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 4-4 शादी करके 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो बोल रहे थे, ये सब मुद्दों पे ये सारे एकत्रित हुए थे मैम। तो इसको हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल साजिश है या चुनाव आने वाला है इसलिए ऐसा हो रहा है या इसलिए लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरी यहाँ असहमति है। मुझे लगता है कि ये सारे लोग जो हैं, ये इन लोगों के मतलब पूरे एक अपब्रिंगिंग हो गई है, एक पूरे इन लोगों के दिमाग को इस तरह से सातिर कर दिया गया। लग रहा है कि इंडोक्ट्रिनेशन का मामला है, ये चुनावी मामला नहीं है, कम से कम एक चश्मदीद के तौर पर आपकी बात कह रहे हैं। मैं पूरी तरह इससे सहमत हूँ। अस्थाना जी, मैं एक सवाल बस अलीशान से पूछती हूँ, फिर आपकी तरफ वापस आती हूँ। अलीशान, मुझे ये बताइए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने जो पटौदी में रैलियां हो रही हैं वो भी आप देख रहे हैं। इससे पहले जब ये इस तरह की मीटिंगें पब्लिक नहीं हो रही थी, जब मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा था, आप तब भी डॉक्यूमेंट कर रहे थे कि कैसे 10-20-50 लोग वहां पहुंच जाते हैं। एक खास न्यूज चैनल जो नफरत फैलाने के लिए मशहूर है वो इस तरह की रैलियां निकालने लगता है, लोगों को उकसाता है। अब ये बात दिल्ली तक आ गई, सिर्फ गुड़गांव या पटौदी तक नहीं है, बल्कि द्वारका से अब जंतर मंतर तक ये बात आ गई है। कल को ये लोग संसद के सामने भी खड़े होकर ये सब कर सकते हैं। अब इसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस सब में कॉमन क्या है? ये हजारों लोग कौन है? ये हजारों लोग क्यों आते हैं? ये हजारों लोग क्या चाहते हैं? देखिए आरफा, अभी आपने बोला कि ये बात अब दिल्ली तक आ गई है। ये बात अब दिल्ली तक नहीं आई है, ये बात दिल्ली में लगभग पिछले 2 सालों से है। और दिल्ली, जो एक बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है कि दिल्ली जो है बहुत पीसफुल है या फिर दिल्ली असल में सांप्रदायिकता उत्तर प्रदेश तक सीमित है। जो सांप्रदायिकता, मैं उत्तर प्रदेश में भी हेट क्राइम्स कवर करता हूँ। उत्तर प्रदेश के दंगाई और सबसे ज्यादा, जिसको हमारे यहाँ आम भाषा में लपुआ लंपट बोलते हैं, लेकिन जो नफरत दिल्ली में मैंने देखी है, जिस तरीके का वायलेंस दिल्ली में देखा है, जिस तरीके के लोगों से मेरी दिल्ली में बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि दिल्ली को आप आराम से कह सकते हैं कि दिल्ली हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में इस्लामोफोबिया का कैपिटल बन चुका है। और क्योंकि मीडिया का जो छोटे मोटे यूट्यूब चैनल से लेके हर तरीके का जो रीच दिल्ली के पास है वो कहीं नहीं है। दूसरी बात, आपने पूछा कि इन लोगों में कॉमन क्या है। पिछले महीने जब पटौदी में कुछ छोटी बड़ी मीटिंग्स हो रही थी, उससे पहले इंद्री में हुई महापंचायत, जहां पर सूरजपाल आमू, राम भक्त गोपाल पहुंचे थे, और उससे पहले भी कई जगहों पे इस तरीके की मीटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में भी वेस्टर्न यूपी की कुछ जगहों पे इस तरीके की मीटिंग हो रही थी। तो आप इन चीजों में कॉमन देखिए, ये है कि इनको आपके वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। मतलब आप इसके बारे में बातचीत ना करें तो इसका ये मतलब नहीं कि ये होना बंद हो जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग मुझ जैसे लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप क्यों इनको दिखा रहे हैं? अरे मैं इनको इसलिए दिखा रहा हूं कि आउटरीच क्रिएट हो, आप लोग इसके बारे में बातचीत करें। इनके पास मिलियंस में रीच है, इनका एक फेसबुक का पैरेलल इकोसिस्टम है। हमेशा कोई भी पॉलिटिकल वायलेंस होता है हिंदुस्तान में, खासतौर पे दिल्ली की हिंसा के बाद हमने देखा उसका एक पॉलिटिकल वायलेंस का एक पॉलिटिकल चेहरा होता है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी बड़ी सोशल मशीनरी होती है। जैसे दिल्ली के वायलेंस का पॉलिटिकल चेहरा बन के कपिल मिश्रा रह गए और लोग सिर्फ कपिल मिश्रा की उस एक स्पीच तक अपनी बात को महदूद कर देते हैं। लेकिन और अभी जो इवेंट हुआ उसमें सिर्फ अश्विनी उपाध्याय तक लोग
अपनी बात को लिमिटेड रखेंगे। लेकिन पिछले 1 साल से दिल्ली में और अलग अलग जगहों पे ये जो छोटे मोटे ग्रुप्स हैं, और इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि आरएसएस से आप कह नहीं सकते कि ये एसोसिएटेड है। ये कल को आप अपने नाम से, अगर आप एक हिंदू हैं और आपके अंदर इस्लामोफोबिया है, आप अपने नाम से एक ग्रुप शुरू कर दीजिए, हिंदू टाइगर्स के नाम से या हिंदू पैंथर्स के नाम से। उसको एक तरीके से वो एक ऑटोनॉमस ग्रुप है जिसके पास वायलेंस की एजेंसी तो है, लेकिन उसको पूरा पेट्रेनेज भी है स्टेट का। वो इंटरैक्ट करता हुआ भी दिखता है स्टेट के मिनिस्टर्स के साथ, इवन कुछ चीफ मिनिस्टर्स के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो वायलेंस के एक्ट में दिखता है तब आप कह सकते हैं कि नहीं, हम इसको तो जानते नहीं है। और जो ये पूरा कल्चर है ये झूठ बोलने का कि ये एक तरीके से फ्रिंज लोग हैं। आपको मैं बताऊं कि इन्होंने बताया, अनमोल ने, कि वहां पर 12वीं क्लास के बच्चे थे, वहां पर 10 साल के बच्चे थे जो अपनी माओ के साथ, छोटे छोटे बच्चे पोस्टर्स लेके खड़े हुए थे कि इस्लाम का पूरी तरीके से हमें खात्मा करना है, पृथ्वी से इस्लाम को मिटा देना है। और हमको और उस प्लायर पे साफ साफ पूरी, अगर आप उसकी लैंग्वेज पढ़िएगा, उसका ट्रांसलेशन कल मैंने पूरा उसका तर्जुमा किया है, तो आप उसको पढ़िएगा तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से मिटाना है। उसमें टारगेटेड किलिंग्स की बात है, मास किलिंग्स की बात है। तो ये चीज साफ है कि ये पॉलिटिकल हो या ना हो, ऑफ कोर्स ये इसके पीछे एक पॉलिटिकल मशीनरी है जो इसको सपोर्ट करती है, लेकिन ये एक कल्चरल सेंटिमेंट है हिंदुस्तान में। इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि हम अगर इसको क्रिटिसाइज करेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। तो ये सवाल बनता है कि क्या ये वायलेंस एक हिंदू सेंटिमेंट बना दिया गया है, क्या ये नफरत एक सेंटिमेंट बना दिया गया है? और ये सवाल लोग पूछने से कतराते हैं क्योंकि लगता है कि ये बोलने से हम कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि ये वायलेंस एक कल्चरल सेंटिमेंट है। बहुत अहम बात है, उस बात को मैं पॉलिटिकल है उसको प्रोफेसर अपूर्वानंद इस बात को बार बार कहते रहे कि ये सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कोई भी अब इस स्थिति में नहीं बचेगा जो इसको एड्रेस कर पाए, क्योंकि उसको लगता है कि उसका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। ये वोट बैंक आपने अपूर्वानंद की बात कही जी, आपने अपूर्वानंद की बात कही तो उन्हीं से मैं बातचीत कर रहा था और उस टाइम एक बात उठकर आई थी। तो ये बात हुआ था कि हम 1984 को बोल देते हैं कि कांग्रेस द्वारा की गई हिंसा थी, 2002 को बोल देते हैं बीजेपी की हिंसा थी, 2020 को बीजेपी की हिंसा बोल देते हैं। ये पॉलिटिकल हिंसा है, लेकिन इसमें एक रिलीजियस एंगल है, इसमें रिलीजियस मॉब्स पार्टिसिपेट करते हैं जिसको सैंक्शन मिलता है मेजॉरिटेरियन आइडियोलॉजी का, जो कि वायलेंस को पूरी तरीके से उसको एक तरीके से ऑब्सक्योर कर देती है, ये कह के कि ये सिर्फ पॉलिटिकल है। आप इस पॉलिटिकल इंसेंटिव हर राइटर के लिए नहीं होता है, हर राइटर के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं होता है इस वायलेंस में। वो इसमें शामिल हो रहा है तो उसका सबसे पहला इंसेंटिव नफरत है और कुछ नहीं है। और इस बात को लोग नहीं कहते हैं कि ये तो बीजेपी करा रही है या ये तो कांग्रेस ने करवा दिया था। नफरत एक इंडियन सोसाइटी में बहुत डीपली सीटेड है, और दिल्ली जैसी जगह जो कि इतनी सबसे, शायद मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे सेग्रीगेटेड जगह है, वहां पर नफरत का स्कोप और ज्यादा है बाकी जगहों से। लेकिन हैरानी ये भी होती है कि ये इमिग्रेंट्स का, ये बाहर से आने वाले लोगों ने इस शहर को बनाया है। हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी दिल्ली में रहते हैं, वो सब हम बाहर से आए हैं। कोई भी दिल्ली का अपने आप में बहुत कम इतनी आबादी है जो वाकई अपने को ये कह सकती है कि वो वाकई पुराने दिल्ली वाले हैं। और इस तरह से अलग अलग पहचानों से बना हुआ ये शहर, ये खूबसूरत शहर जिसने हर किसी को मौका दिया, मेरे जैसे कस्बे से आने वाली लड़की को भी मौका दिया, और अब इस शहर में इस तरह की नफरत की आग देखकर लगता है कि ये चेहरा सिर्फ दिल्ली का नहीं, देश का बदल रहा है। आखिरी 2 सवाल, एक सवाल मैं करूंगी याकूत से और उसके बाद आखिरी बात करेंगे अस्थाना जी। याकूत, ये बताइए कि जिस तरह से अभी कह रहे हैं हमारे सामने अलीशान, आप भी बात तो जब आप गए थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे लोग हज हाउस बनने का, लेकिन जब आप उनसे बात करने लगे तो वो कहने लगे कि ये लोग तो टैक्स नहीं देते हैं मुसलमान, ये तो देखिए। आपने कहा कि आपको कैसे मालूम है टैक्स नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि ये तो पंक्चर बनाने वाले लोग हैं। तो यार जब वो वहां पहुंचे थे तो उनका मकसद सिर्फ ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ हज हाउस का विरोध करना उनका मकसद था, जो जैसे अस्थाना जी कह रहे हैं कि भाई बाकायदा RWA ने खत लिखा आधिकारिक तौर पर, ऐसा नहीं है, उन्होंने बाकायदा दर्ज कराई अपनी नाराजगी, वो तक समझ में आता था। लेकिन जो लोग वहां पहुंचे थे वो सिर्फ एक बिल्डिंग के ना बनाए जाने को लेकर वहां नहीं पहुंचे थे, वो सिर्फ पहुंचे थे कि मुसलमानों से जुड़ी हुई कोई भी चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए। वो बोल रहे थे कि चाहे जैन मंदिर बन जाए या कुछ भी बन जाए, मगर मुसलमानों से जुड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा जब कि आपको पता भी है हज हाउस होता क्या है,
तो बोलने लग गए कि वो लोग आएंगे, यहाँ पे रुकेंगे, वो नॉनवेज खाएंगे और कोई चिड़िया ऊपर से आएगी तो उससे फ्लाइट गिरने का भी खतरा है। इस तरीके के पॉइंट्स वो लोग वहां पे दे रहे थे। ठीक है, एक सवाल आपने पूछा था कि इन सभी जगह कॉमन क्या है। ठीक है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी जगह लोग सेम होते हैं, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे द्वारका हो या फिर दिल्ली दंगे हो, वो लोग सेम ही होते हैं। अगर पुलिस तीनों में से एक भी जगह एक्टिव हो जाए, कुछ लोगों को भले से 10 लोगों को भी गिरफ्तार कर दे, तो ये लोगों की भीड़ जो है, ये जो गंदगी फैलाते हुए लोग हैं, ये कम होते हुए नजर आ जाएंगे। जी हाँ, अस्थाना जी, आखिरी बात आपसे मैं पूछना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उस पर जरूर रोशनी डालें कि एक तजुर्बेकार निगाहों से आप इस तमाम चीजों को, पहली बात ये एक सिम्टम है, सिर्फ लक्षण है एक बड़ी बीमारी का, तो ये बीमारी क्या है? क्या इसके लक्षण गंभीर होंगे? क्या आपको लगता है कि सरकार जागेगी? हम ये भी जानते हैं, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, इसलिए हम इस पर इतनी चर्चा भी कर रहे हैं और हम जानते हैं कि संसद के कानों तक भी ये आवाज पहुंच रही है। पहली बात तो मुझे बताइए कि इसको अब आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? क्या वाकई कोई हल है या नहीं? आपने पहले ही कहा कि कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि मैं पैरानॉइड हो रहा हूं, लेकिन मैं इस पूरे फेनोमेनन को 1990 से देख रहा हूं, बहुत करीबी से देख रहा हूं, मतलब ऑफिशियली बहुत ही करीब से देखे हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें हमारी जानकारी में रही हैं जो कि सामान्य जनता के या मीडिया की जानकारी में नहीं होती हैं। मैं अपने कितने ही आर्टिकल्स में इसको लिख चुका हूं। इट्स अ पार्ट ऑफ ए ग्रैंड डिजाइन। ये मतलब जैसा कि इन तीनों बच्चों ने अलग अलग तरह से आर्टिकुलेट किया, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के गले डालना, इससे ये मतलब इट्स अ वेरी मायोपिक व्यू ऑफ द होल थिंग। ये एक जो विष बीज बोया गया है वो जनता के एकदम अवचेतन में बो दिया गया है। तो जिसको बोलते हैं ना, एरोनॉटिक्स में बोलते हैं कि अब ऑटो पायलट मोड पे चला गया है। अब अगर वो पार्टियां कुछ समय के लिए ढीली भी पड़ जाएं या जो वो कर रही हैं न भी करें, तब भी ये ऑटो पायलट मोड पे है। ये चीज अपना मोमेंटम अपने आप अब जनरेट कर रही है। वो मतलब जिस तरह के मैसेजेस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जनरेट होते हैं, आपको पता है, वो तो मतलब आप लोग के लिए देखना भी मुश्किल हो जाए, लेकिन उसको बहुत सावधानी से मैं स्टडी करता हूं, क्योंकि उससे बनाने वालों के थॉट प्रोसेस का पता चलता है। तो थॉट प्रोसेस तो इनका बिल्कुल क्लियर है, और मैंने अलीशान जाफरी के एक ट्वीट के ऊपर जवाब भी दिया था कि इनएविटेबिलिटी को हम लोग को मान लेना चाहिए। वो ऐसा कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है कि अब उस तरह का सौहार्द स्थापित हो सकता है, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हो सकता है जो हमारी कल्पना में है या हमारे बचपन में था। एटलीस्ट मैं ऐसा नहीं मानता, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं थे। सारे इंडिकेशन, रोज कुछ नहीं तो 80-90 मैसेजेस मैं एनालाइज करता हूं, और सबका, और देखिए वो मैसेजेस जो हैं किसी एक विक्षिप्त व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं है, वो पूरे एक थॉट प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं कि क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में। हर छोटी छोटी बात के ऊपर उसमें कम्युनल एंगल खोज लिया जाता है। मतलब जो एक बहुत ही आसान शब्दों में बोला जाए तो हिंदुस्तान की सारी समस्याओं की दो ही जड़ है, घर में मुसलमान, बाहर पाकिस्तान, सिंपल। तो कुछ भी हो रहा है उसका दोष जो है इन्हीं लोगों पर मढ़ा जाएगा, चाहे हज हाउस बन रहा हो, कुछ बन रहा हो, घूम फिरकर दोष। वो जो शेर और मेमने की एक कहानी है कि शेर और मेमना एक नदी से पानी पी रहे थे, शेर को मेमने को खाने की इच्छा हुई, तो उसको उसने डांटा कि अबे तूने मुझे गाली दी थी, इसका तुझे दंड मिलेगा, मैं तुझे मार खा जाऊंगा। तो कहा सरकार मैंने कब गाली दी थी? तो कहा साल भर पहले दी थी। तो मेमना बोला सरकार साल भर पहले तुम्हें पैदा भी नहीं हुआ था, मैं गाली कहाँ से दे सकता हूँ? तो शेर ने कहा ठीक है, अगर तूने नहीं दी होगी तेरे बाप ने दी होगी, दंड तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। उसको मार के खा गया। तो ये वही बात है कि जब एक बार समाज को वर्टिकली विभाजित कर दिया गया है, जब मानस ही विभाजित हो गया है, वो बोलते हैं ना ऐसे कि संयुक्त परिवारों में जब मतलब दरार आने लगती है तो अधिकतर बूढ़े लोग यही बोलेंगे कि दरार पहले दिल में आती है। मतलब लोगों में, दो भाइयों के घर की रसोई अलग अलग हो एक ही छत के नीचे, वो बाद में होता है, दरार दिल में पहले पड़ जाती है। अस्थाना जी, अभी बताइए कि सरकार का
संवैधानिक धर्म क्या है? क्या विपक्षी पार्टियां भी जिसको कल्चरल सेंटिमेंट कह रहे हैं आलिशान, क्या उस कल्चरल सेंटिमेंट को समझते हुए चुप बैठे रहेंगे? क्या उसी हिंदुत्व की नफरत भरी राजनीति ही हमारा एक कॉन्टेक्स्ट बन गया है और उसी के इर्द गिर्द अब भारत में राजनीति होगी? अनफॉर्चुनेटली बन गया है। और सरकार का जो संवैधानिक दायित्व है उसका तो आप देख ही रहे हैं कि पटौदी में भी कितने दिन बाद जाके केस दर्ज हुआ और उस बालक को जमानत भी जल्दी ही मिल गई। तो इस कल भी इसमें मतलब अरेस्ट हो सकता था। दिल्ली पुलिस कम से कम ये तर्क नहीं दे सकती है कि उनके पास साधनों का अभाव था। देश की सबसे साधन संपन्न पुलिस दिल्ली पुलिस है। अगर अरेस्ट करने की नीयत होती तो 2 मिनट में अरेस्ट किया जा सकता था। और ये कोई ना बोले कि 25-30 पुलिस वाले खड़े थे, पर्याप्त नहीं थे। जनता में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि 25-30 पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दे। नीयत होनी चाहिए खाली। तो कुल मिलाकर मेरा यह मानना है कि प्रोग्नोसिस जो है, मतलब अगर मेडिकल टर्म का इस्तेमाल करें तो प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं। बिल्कुल जिस तरह के हालात दिख रहे हैं वो, मैंने इनके ट्वीट के जवाब में इनएविटेबल शब्द का प्रयोग भी किया था। इनएविटेबिलिटी को हम लोग को मान लेना पड़ेगा। कहीं से 90 से और 2021 तक इतना समय हो गया, एक क्षण भी ऐसा नहीं आया कि उसके मोमेंटम में कहीं बाधा उत्पन्न हुई हो। वो इनएक्सॉरेबली, इरिवर्सिबली जो है उसी डायरेक्शन में बढ़ा जा रहा। दिनों दिन ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सभ्य लोग, पैसे वाले लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं। ये केवल मतलब हम लोग लुम्पेनाइजेशन कह के इसको नहीं बच सकते। ये केवल आलिशान लास्ट 30 सेकंड्स जी, केवल लुम्पेन एलिमेंट का ये काम नहीं है कि 10 में पढ़ने वाला बच्चा, 12 में पढ़ने वाला बच्चा या फालतू आदमी आके वहां खड़ा है। इनको जो नैतिक और बौद्धिक समर्थन प्राप्त हो रहा है वो अच्छे मुख्य धारा इसका मेन स्ट्रीमाइजेशन भी हो गया है, जल्दी से हो गया है। जी आरफा जी, मैं आखिरी 30 सेकंड बतौर एक मुसलमान बोलना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ये मुझे पर्सनली भी अफेक्ट करता है, इतनी ज्यादा नफरत को सुनना, इतनी ज्यादा गालियों को, इतनी ज्यादा घृणा को रोज कंज्यूम करना। लेकिन ये काम कोई और नहीं कर रहा है, तो इसलिए किसी ना किसी को तो ये करना ही करना है। तो मुझे ये लगता है कि खासतौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री की का जो रोल रहा है, जो उनका साइलेंस रहा पिछले 1 साल में, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है, इस चीज पर मुसलमानों को खासतौर पर जो 83% CSDS के डेटा के अकॉर्डिंग जिन मुसलमानों ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को वोट दिया था भाजपा से बचने के लिए, ये कहकर कि अरविंद केजरीवाल आएंगे तो बेहतर होगा। और मैं आपको बता दूं कि कई जगहों पे उत्तर प्रदेश में दिल्ली से बेहतर हालात होते हैं, और ये कहकर अरविंद केजरीवाल पल्ला नहीं अपना झाड़ सकते हैं कि हमारे पास सत्ता नहीं, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा से कहते रहे कि हमको पुलिस चाहिए। और आप इस बात को देख लीजिए कि अमानतुल्लाह खान को एक तरीके से एक ट्वीट आ जाने से वो ये करा जा रहा है कि कूल डाउन किया जा रहा है मुसलमानों को। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली में ये चीज हुई है तो उस पर वो कम से कम एक स्टेटमेंट जारी करे। अगर नहीं करते हैं तो उनको ये उम्मीद कम से कम जारी नहीं रखना चाहिए कि करें। और इसके अलावा एक वो दौर था जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी, कोई सत्ता नहीं थी, कोई वोट नहीं था। आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो और अगर कम से कम वो कुछ कर सकते हैं तो कम से कम सड़क पर उतर सकते हैं। अगर उनके पास कोई भी ताकत नहीं है, बयान जारी कर सकते हैं, सड़क पर उतर सकते हैं, कम से कम इतना कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।